हमने अभी तक बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब कहते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कैसे होती है। तो हमारे पास कहता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डीएक्साइट। The energy gap between the two is delta E is from higher minus lower excited state, and delta E higher equal to RH upon N F higher minus RH upon N lower. Clear? Now it is delta R यहाँ से constant रखा, Rydberg constant 1 upon N1 square minus 1 by N2, N lower state square is equal to 2.18 10 raised power minus 19 into 1 upon n1 higher state minus 1 by n I lower state जूल पर एटम। ये फॉर्मूला है। जब इसी फॉर्मूले को हमने किसमें कन्वर्ट किया, वेवलेंथ में, तो हमने क्या लिखा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच सी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा था जो हमने अभी पढ़ा था। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन इज कॉल्ड लेडबॉर्ग फॉर्मूला। नाउ अब कहता है कि जो इस एब्जॉर्प्शन से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आया जिसे हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सपोज करो हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड emit electromagnetic radiations of discrete frequency. The hydrogen spectrum consists of several lines named after the discoverer. When we get a discrete lines, not continuous spectrum, because the energy of electrons cannot changes continuously but can have only definite values, and thus we say the energy of the electron is quantized. Quantized means it have certain amount of energy in its discrete energy levels. Now समझते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। क्लियर? दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एटसेट्रा। जब क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेमैन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लेमैन सीरीज। जब हायर एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। जब हायर एक्साइटेड स्टेट से किस में आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट एंड देन पफर्न सीरीज। आगे समझते हैं। लेमैन सीरीज क्या है कि when an electron jump from any of the higher state to ground state, means first state उस ground state पे आता है, तो उस series, the series of spectral lines emitted lies in the ultraviolet region called Lyman series. Therefore, in the Rydberg formula N1 1 2 क्या N2 कहाँ पे होगा, 2 3 4, 2 3 4 से एक्साइटेशन कहाँ पे होगी, N1 के लिए होगी। अब यहाँ पे समझते हैं बाल्मर सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट से N2 के लिए, N2 के लिए, और ये लाई करता है विजिबल रीजन के लिए। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बोलता है कि हायर एक्साइटेड स्टेट 3 4 5 से कहाँ के लिए आएगा, N1 दैट इज 2 के लिए आएगा। पास्कल सीरीज क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर स्टेट से कहाँ के लिए आएगा, N3 में आएगा, और ये लाई करेगा इंफ्रारेड रीजन में, और इसको हम बोलेंगे पास्कल सीरीज। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बोलता है कि हायर एक्साइटेड स्टेट 4 5 6 से क्या आएगा, N1 मींस 3 के लिए आएगा। लास्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैक सीरीज, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एक्साइटेड स्टेट से N4 में, उसको क्या बोलेंगे। अब ये भी इंफ्रारेड रीजन में अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं बैक सीरीज। इसमें बाल्मर सीरीज ही विजिबल रीजन में आती है, लेमैन अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है, पास्कल एंड बैक जो है वो किस में आती है, दे आर इन द इंफ्रारेड रीजन। और रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बोलता है कि हायर एक्साइटेड स्टेट से N4 में आएगी, किसमें आएगी, N4। नाउ लास्ट सीरीज कहाँ है,
पफंड सीरीज, अब पफंड सीरीज कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से जंप करेगा इसमें N4 में, तो उसको क्या बोलेंगे, द स्पेक्ट्रल लाइंस, सॉरी N5 है ये, दिस इज N5, you have to rectify it, this is N5 and therefore the Rydberg formula gives 6 7 8 से कहां से आएगा, N5 में आएगा। नो इसके चलते हमने क्या देखा, लिमिटेशन है किसके, बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्या है कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा, कि मल्टीपल एटम लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज क्यों बनती है, ये बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरी, इट फेल टू अकाउंट द फाइनर डिटेल्स, कि मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आती है हाइड्रोजन की, वो भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लाइन स्प्लिट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट होती हैं, एक को स्टोक इफेक्ट बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले को जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। कहता है कि ऐसा क्यों होता है, ये भी बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्मिंग है। उसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बॉन्ड कैसे बनाता है, ये भी लिमिटेशन है। उसके बाद इट इग्नोर ड्यूअल, अब कहता है कि मैटर का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, वो कैसे है, इट इग्नोर इट इग्नोर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड contrary to the contrary to the अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, की जो चीज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन की है ये मॉडल उस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या, बेसिकली देखा जाए कहता है कि हमारे अंदर दो चीज हम पढ़ेंगे, कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, उसने दो चीजें दी, one is de Broglie equation, another one Heisenberg uncertainty principle and third is quantum number। क्वांटम मैंने आपको पीछे बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया बोहर मॉडल ऑफ एटम में। अब कहते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या, बेसिकली इट इज अ फोर नंबर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जिससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे हैं, कितनी एनर्जी है वो कौन बताता है, लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स एटसेट्रा, ये हमें कौन बताता है, दैट इज क्वांटम नंबर। नाउ ये जो तीन सेट है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इनको निकाला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और फोर्थ क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, ये बाद में इसका कंसेप्ट आया है। पहला समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर बताता है शेल के बारे में, शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, उस इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। अब ये नंबर हेल्प करता है किसके लिए, हेल्प एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, मेन लाइन कैसे बनती है स्पेक्ट्रम के अंदर, मीन्स एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल जो हमने पढ़ा वो कैसे बना, वो कौन डिस्कस करेगा, वी कैन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, एंड on the basis of electronic jump between the shells, it gives average distance of electron, की न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है, अभी हमने पढ़ा पीछे बोहर मॉडल ऑफ एटम में, वो इस क्वांटम नंबर के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके बाद डिस्टेंस मींस वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द डिस्टेंस, की जितनी वैल्यू एन की वैल्यू 2 3 4 आएगी तो उतना हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा, दूर इलेक्ट्रॉन होगा। इट कंप्लीटली डिटरमाइन एनर्जी इन द हाइड्रोजन, अभी हमने एनर्जी का रिलेशन भी पढ़ा, द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। ऑर्डर क्या है कि जो लोअर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होगी फिर एक्साइटेड स्टेट के लिए बढ़ती जाएगी। क्लियर, फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी डिपेंड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एजीमुथ। अब कहता है कि इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर,
this is square. You have to rectify this is square. Clear? Now another one is azimuthal quantum number. इसको दूसरा नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल, या हम इसको बोलते हैं सबसिडरी क्वांटम नंबर। अब कहता है कि जो हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि शेल कितने हैं। अब उस शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल कि सपोज करो एक हमारे पास मकान है, मकान के अंदर कितने कमरे हैं वो कौन बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप्स increases and explain the presence of fine lines। कि हमारे पास मेन लाइन किसने एक्सप्लेन की? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। कहता है कि जो फाइन लाइन बनी वो कैसे बनी? इसका मतलब उसके अंदर और एनर्जी लेवल है छोटे छोटे, जिसे हम सब शेल बोलते हैं, और वो कौन बताता है? वो बताता है एजीम्यूथल क्वांटम number, and this number tells about the number of subshell present in the main shell and angular momentum of the electron present in the subshell। कि उस सबशेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितनी है वो भी कौन बताता है? हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ वेरियस सबशेल कि किस सबशेल का क्या शेप होगा वो भी कौन बताता है? एजीम्यूथल। रिलेटिव एनर्जी की एवरेज एनर्जी तो किसने बताई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन उनकी रिलेटिव एनर्जी कितनी है वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एल, इसको एल से डिनोट करते हैं, वेरी फ्रॉम 0 to n, मींस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मींस फॉर फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। जब सेकंड शेल के लिए n 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 और 1 आएगी। थर्ड शेल के लिए कितनी वैल्यू है? n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू देगा? 0 1 2। और फोर्थ शेल के लिए कितनी वैल्यू होगी? 0 1 2 3। अब कहते हैं कि अगर इनको हमने डेजिग्नेट करना हो, जब वैल्यू सपोज करो हमारे पास 0 है, क्या है? फर्स्ट शेल में एल एन की वैल्यू 1 थी, तो आई कितना था? 0 था, तो हम उसको से डिनोट करते थे एस। जब सेकंड शेल में एक क्या आएगा? यहाँ पे एस ही आएगा खाली, यहाँ पे क्या आएगा? एस एस एंड पी, यहाँ पे क्या आएगा? एस पी डी, और यहाँ पे क्या आएगा? एस, वन इज एस, another one is P, another one is D, और another one is F। It means जब 3 आएगी वैल्यू तब हम क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। जब 2 आएगी वैल्यू तब हम क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। जब 1 आएगी तब हम वैल्यू क्या बोलेंगे? P। 4 आएगी तो G, एंड S 5 आएगी तो H। क्लियर? समझते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास 1 है तो हमारे पास एक ही शेल होगा, वो कौन सा होगा? S। एक ही सब शेल होगा। इस शेल के अंदर कौन कौन से आएंगे? S और P। जब 3 सब थर्ड शेल में कौन से आएंगे? S सब शेल, P सब शेल और D सब शेल। अब कहता है कि फोर्थ सब शेल के अंदर क्या आएंगे? S P D और F। नो थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कहता है कि दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट व्हेन द सोर्स प्रोवाइडिंग द लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जी मैन इफेक्ट जो आया वो क्यों आया, वो एक्सप्लेन करता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलता है कि each spectral line is further split into number of the fine lines we can called G-man effect, and unlike under the influence of external magnetic field, electron of a subshell can orient themselves in a certain preferred regions of space around the nucleus called orbitals। कहता है कि इस क्वांटम नंबर ने ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाया, और ऑर्बिटल क्या है? इट इज बेसिकली द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। कि 3-dimensional स्पेस को ऑर्बिटल नाम दिया गया, उसके पाथ को ऑर्बिट नाम दिया गया। क्लियर? नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस। कि हमारे पास जब हमने अभी पढ़ा की वैल्यू, जब हमारे पास L की वैल्यू 0 थी तो उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। जब L की वैल्यू 1 है
तो उसके अंदर कोई ओरिएंटेशन है, 2 है तो अलग ओरिएंटेशन आएगी। तो thus the magnetic quantum number determine the number of orbitals present। शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं वो कौन बताता है। अब कहता है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू एल की वैल्यू के लिए एम की वैल्यू रेंज करती है -0 टू +0। समझते हैं आगे कि हमने अभी पढ़ा कि एस जब हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो हमें एस सब शेल बोला, तो इसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा आएगा, एक ही आएगा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएंगे, एक आएगा। जब p के अंदर कितना आएंगे, 3, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू 1 है तो कहां से चलेगी, -1 से +1 तक, तो बीच में 0 भी आएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो गए, 3 हो गए। जब d के लिए सब शेल के लिए l हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 जब हम -2 से +2 की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब मैं हमारे पास f की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू 3 थी, जब मैं -3 पासिंग थ्रू 0 टू +3 जाऊंगा तो इसके अंदर कितने ऑर्बिट आएंगे, 7 ऑर्बिट आएंगे, बिकॉज इट हैव 7 possible orientations, different orientations, and having 7 different orbitals. Now, thus the 3p orbitals of particular shell have the same energy। अब जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ये p वाले डीजेनरेट होंगे, d वाले, f वाले। 10 हाइड्रोजन एटम्स, अब इनको फिलिंग करना हो तो कहां से करते हैं, ग्राउंड स्टेट से, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ शेल सब शेल कितनी है, 2l + 1। टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, दैट आर गिवन बाय n स्क्वायर। This is the formula for the calculation of total number of shells। Now last हमारे पास quantum number, that is spin quantum number। The electron in an atoms not only move around the nucleus। कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अभी हमने पढ़ा कि मूव करते हैं, लेकिन अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं। अब कहता है कि since the electron in an atom can spin clockwise, या तो वो इस तरह से मूव करेंगे या इस तरह से मूव करेंगे, तो जब क्लॉकवाइज करेंगे उनका स्पिन +1/2 होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब -1/, एंड दिस हेल्प टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस।